हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2025 में पूछे गए थे। ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे लेवल का माना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अगर उन पर्टिकुलर नए टर्म्स पर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो एग्जाम में बैठकर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए टफ होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलने ही वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। Now, question number 1. Standard electrode potentials for a few half shells are mentioned below. ठीक है जनाब, दिए हुए हैं। Which one of the following shells gives the most negative value of delta G naught? तो डेल्टा G naught का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अरे हाँ या ना। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ग्रेट। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अगर नॉट लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड भी हमें बोलना ही पड़ेगा। ई नॉट सेल हम कैसे निकालने वाले हैं? देखिए, ई नॉट सेल आपको दिया नहीं गया है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अरे हाँ है ना। कैथोड पर क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन, सॉरी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एंड कैथोड पर हो रहा होता है रिडक्शन, ठीक है। बट इन दोनों यहाँ पर भी, कैथोड की जगह पर भी एंड एनोड की जगह पर भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ही हमें यहाँ पर भी लिखनी होंगी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट अब हम नहीं लिखने वाले, आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए। कैथोड यानी कि जहां पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहां पर हो रहा है? ये रहा एजी प्लस से एजी, ये रिडक्शन है, दैट मींस एजी प्लस से एजी, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ऑक्सीडेशन +1 से 0 हो रही है, दैट मींस रिडक्शन ही हो रहा है, दैट मींस 0.80 आपका ई नॉट कैथोड आ चुका है। नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ई नॉट एनोड यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यहां पर है ऑक्सीडेशन, यस, Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड यहां पर Zn2 प्लस से Zn यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट मींस -0.76, -0.76 आप कर रहे होंगे। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 1.56 आपको आ जाने वाला है निकलकर। तो जब आप डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर रहे होंगे किसका, हम ऑप्शन नंबर ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 माइनस एन, एन क्या है? यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है इस पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको। अगर आपको लग रहा है एक, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप ट्वाइस एजी गिव्स आउट ट्वाइस एजी करने वाले हैं, ट्वाइस एजी प्लस गिव्स आउट ट्वाइस एजी, है ना, क्योंकि आपको रिएक्शन बैलेंस भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 माइनस एन एफ को एज रखते हैं, है ना। एन एफ ई नॉट सेल क्या आया था? ये रहा 1.56 जनाब, पॉजिटिव में ही है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, पॉजिटिव में है, ओके। डेल्टा जी 1 सही है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 156 यानी कि 312 माइनस 3.12 वोल्ट आ रहा होगा। अरे हाँ या ना, इतना ही तो आएगा, कोई समस्या इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाएगी, है ना। अब ई नॉट सेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझाया जाएगा। Mg2 प्लस से Mg यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यानी कि कैथोड वाला यही है। Mg2 प्लस से Mg कहाँ पर है? Mg2 प्लस से Mg यहाँ पर है, दैट मीन्स माइनस 2.37 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, निगेटिव साइन लगाएंगे। ई नॉट एनोड यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन Zn से Zn2 प्लस 0 से +2, है ना। Zn ये देखिए माइनस 0.76, माइनस 0.76 यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको दिए हुए हैं, है ना, तो कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.67 आ रहा होगा, 61 आ रहा होगा, 7 6 यस 61 ही आने वाला है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एच डी रहने वाला है, एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2, एफ भी ऐसे ही रहने वाला है, देन माइनस 1.61 आप कर रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? देखिए माइनस ही है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस, यस माइनस ही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, देन 3.22 वोल्ट आ रहा होगा। अरे आसान कैलकुलेशन है ना यार, 3.22 आपसे पूछा गया है मोस्ट नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर 3 पे आए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, मैं आपको बता देता हूँ, बट ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 भी आप देख ही लेंगे। इसका ई नॉट सेल क्या होने वाला है? ई नॉट सेल क्या होने वाला है? ई नॉट कैथोड दैट इज Mg2 प्लस Mg, है ना, Mg2 प्लस Mg कितना था भैया? माइनस 2.37, माइनस 2.37 माइनस कैथोड, सॉरी माइनस यहाँ से एंड माइनस ई नॉट एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन यानी कि Ag से Ag प्लस, है ना, यही ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है? 0.80 जो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो माइनस से माइनस, ओके, यानी कि ये एट द एंड ऐड हो जाएगा, राइट। 8 3 11 दैट मीन्स 3.17 आ रहा होगा, माइनस साइन एच डी रहने वाला है। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी नॉट 3 माइनस एन बोले तो 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एफ
एंड ये -3.17 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आने वाला है 3 3 6 यानी कि 6.34 वोल्ट आ रहा होगा। पॉजिटिव का हमें नहीं चाहिए जनाब। यहाँ आएंगे ई नॉट सेल क्या होने वाला है Ag प्लस Ag 0.80 होने वाला है, माइनस करेंगे एंड Cu2 प्लस Cu, ओके दैट मीन्स ये माइनस 0.34 ही हो जाने वाला है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.46 आ रहा होगा एंड इधर डेल्टा जी नॉट जब हम कर रहे होंगे तो -n बोले तो 2f इंटू 0.46 हम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर भी निगेटिव में आया है बट उसकी वैल्यू इससे काफ़ी कम है ना। देखेंगे यहाँ से -0.92 वोल्ट, ये काफ़ी कम है। आपसे मोस्ट निगेटिव पूछा गया था तो यस ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। राइट, क्वेश्चन आसान है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है बट डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, है ना। एंड ये क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने अप्रैल अटेम्प्ट में सॉल्व करा दिए हैं। राइट, तो सेम ही क्वेश्चन है, अप्रैल अटेम्प्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था बट हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया है। राइट, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट्स यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो आपसे अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम पूछा गया। देखिए कैथोड लिखा गया ना, कैथोड बोले तो रिडक्शन, दैट मीन्स Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स अब जाकर के एल्यूमिनियम बन रहा होगा। दैट मीन्स यही एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने वाला है। इसको हम सॉलिड बोल सकते हैं, इसको हम एक्वस बोल सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा बोले तो रिडक्शन हो रहा होगा एंड एल्यूमिनियम सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा एंड वही डिपॉजिट होने वाला है कहाँ पर, कैथोड पर। और आपसे पूछा गया है अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है। तो जनाब इसके लिए आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर सकते हैं। राइट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसके लिए तुम्हें Q इक्वल टू IT वाले फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए। बोले तो चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बोले तो करंट दैट इज 2 एम्पियर, ग्रेट, टाइम सेकंड्स में लिखते हैं, 30 मिनट्स यहाँ पर दिया हुआ है तो दैट मीन्स 30 इंटू 60 आप कर रहे होंगे तब जाकर सेकंड में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड 18 दूनी 36 दैट मीन्स 3600 कूलम्ब आपको ये चार्ज निकल कर आ जाने वाला है। राइट, अब देखिए तुम्हें मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम पता करने पड़ेंगे, है ना। डायरेक्ट वेट आप नहीं पता कर सकते, आपको पता करना पड़ेगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जब आपको मोल्स पता चल जाएंगे तो आप अमाउंट तक आसानी से पहुंच पा रहे होंगे। दैट मीन्स मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, यही निकालना पड़ेगा। यस, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मोल, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की सहायता लेनी पड़ रही है। बोलिए हाँ या ना। यस, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई NF, n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 मोल, दैट मीन्स 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। F बोले तो 96500, दैट मीन्स फैराडेज कांस्टेंट, है ना। Q की वैल्यू क्या है 3600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 96500। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है मोल्स, है ना, ये मोल्स हो चुके हैं। आपसे वेट पूछा गया है, अरे हाँ ना, देखिए वेट पूछा गया है, दैट मीन्स वेट इक्वल टू क्या होने वाला है, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अरे यही तो होता है, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो रहा होगा। दैट मीन्स मोल्स ये कितने आ चुके हैं 3600 डिवाइड बाई 3 इंटू 96500 इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्या है 27, आपको दिया गया है 27। अब सॉल्व करिए इसको, 3 से जाएगा 9 बचेगा, है ना, 0 0 0 0 और कुछ। अब क्या बात 6 5 11 कुछ तो कैंसिल होना चाहिए यार, 9 6 15 5 20, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स तुम्हें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 9 6 54, 3 9 27, ठीक है, 9 6 54 के 4 हंस ले जाएगा 5, 9 3 27 5 32, इतना आएगा। नीचे क्या है 965। इसको देखते ही क्या आप ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 को नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं, बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये 3 गुना है ना यार। अगर ये 3 गुना है दैट मीन्स आंसर कुछ 0.33 के समथिंग आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 3 टाइम्स करके देखेंगे। 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 972 आने वाला है, 972। इससे थोड़ा सा ही तो कम है, दैट मीन्स 0.33 के समथिंग आ रहा होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपको चमकता चमकता दिखाई देने वाला है, 0.336। 0.4 तब आएगा जब ये 4 टाइम्स करने के बाद यहाँ पर आए। बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, समझना पड़ेगा जनाब। ऐसी छोटी छोटी बातें जब तक आप नहीं समझ पा रहे होंगे तब तक आप एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। FeO4 2 नेगेटिव 2, okay, then Fe3 plus Fe2 plus Fe in the above diagram the standard electrode potentials are given in volts over the arrow। ठीक है, दिया हुआ है वैल्यू ऑफ FeO4 2 नेगेटिव से Fe2 प्लस, यहाँ से यहाँ तक का पूछा गया है वैल्यू ऑफ E नॉट। तो जनाब इसको हम थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। FeO4 2 नेगेटिव, देन Fe3 पॉजिटिव, देन Fe2 पॉजिटिव एंड लास्ट में Fe नॉट। ग्रेट, अब जरा रेड पेन से लिखा जाएगा कुछ। यहाँ पर E नॉट की वैल्यू क्या है, E नॉट 1 लिख देते हैं। E नॉट 1 की वैल्यू है 2.0 वोल्ट। यहाँ पर हम लिख देते हैं E नॉट
टू इज इक्वल टू 0.8, खुद से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आंखें थोड़ा सा खोल लेंगे। ई नॉट 3 इक्वल टू 0.5 एंड ये माइनस अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें मेरी गलती है ना, आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सही से प्रिंट नहीं है, 0.5 माइनस का। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज होने वाले हैं, n1 कितना होने वाला है, देखिए जब आप इसका Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 2 6, यानी कि +6 आने वाला है। +6 से +3 बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, यानी कि n1 इज इक्वल टू 3 होने वाला है, n2 इज इक्वल टू 1 होने वाला है 3 से 2, n3 इज इक्वल टू 2 होने वाला है, दैट मीन्स 2 से 0, है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी को क्या पता होना चाहिए, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप डेल्टा जी नॉट को ऐड कर सकते हैं। अगर यहां से यहां तक आपको पहुंचना है ना, तो जनाब ई नॉट, इसको क्या 4 मान लेते हैं, ई नॉट 4 मान लेते हैं। ई नॉट को आप डायरेक्ट ऐड ना करें, जी नॉट के थ्रू जाकर के ऐड करें। ई नॉट 4 आपको पता करना है, डेल्टा जी नॉट ऐड कर सकते हैं, तो चलिए बोल ही देते हैं जी नॉट 4, है ना, ये भी आपको पता करना है। तो यहां पर हो जाने वाला है जी नॉट 1, डेल्टा जी नॉट 1, डेल्टा जी नॉट 2 एंड यहां पर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट 3। ठीक है, कोई समस्या। अब डेल्टा जी नॉट 4 इज इक्वल टू, अब डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट 4 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 हम कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट 4 क्या आने वाला है, -nf, -nf नहीं, -n4 लिखना पड़ेगा यार, इस तो हर जगह हो जाएगा n, -n4 f ई नॉट 4 सेल। सही है, बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी यहां पर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम सेल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, -n1 f ई नॉट 1 प्लस, ऐसे कर लेंगे, -n2 f ई नॉट 2। कोई समस्या नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो हम लिखने वाले हैं, आपको ये पता करना है ना, यही तो पूछा गया है आपसे, ये पता करना है आपको, कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपको यही पता करना है। इसकी वैल्यू लिखेंगे, -n1 कितना है 3, f को कॉमन लेके इसे उड़ा दिया जाए, बोलिए हाँ या ना, कर सकते हैं, ऐसे ऐसे यहां से कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे, ये हटा देगा इसको, ठीक है, f का झंझट खत्म हो चुका है। ई नॉट 1 क्या है 2.0, यानी कि आप 2 लिख सकते हैं, प्लस ये नेगेटिव में ही है, नेगेटिव n2 कितना है 1, ई नॉट 2 क्या है 0.8, ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर, एंड माइनस यहाँ पर आएगा 0.8 यहाँ पर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, सॉरी सही नहीं, माइनस, हाँ माइनस तो आएगा ही, -6.8 ऐसे आने वाला है, -6.8। यहाँ पर क्या आने वाला है, -n4 ई नॉट सेल। ये हम n4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है, +6 से +2 बोले तो n4 इज इक्वल टू 4 होने वाला है। ठीक है, n4 इज इक्वल टू 4 होने वाला है, तो हम यहाँ से n4 के बजाय 4 लिखना प्रीफर कर रहे होंगे, 4 लिखना प्रीफर कर रहे होंगे। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 6.8 डिवाइड बाई 4। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1.7 वोल्ट आ रहा होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहा होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आप डेल्टा जी नॉट को ऐड कर सकते हैं, डेल्टा ई नॉट को आप ऐड नहीं कर सकते, राइट। पढ़िए सारी बातें, पढ़िए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, पढ़िए जनाब। Fe2 फॉर द गिवन सेल, आपको ये सेल दिया हुआ है Fe2 प्लस Ag प्लस Fe3 प्लस, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट द एबो रिएक्शन इज गिवन। ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मैच करवाने की बात करी जा रही है इस सेल के लिए। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो करेंगे भी भैया, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस सेल को लिखने की आवश्यकता अभी तो नहीं है, चलिए छोड़ते हैं। Fe ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर Fe की बात करी जा रही है ना, Fe2 प्लस से Fe, Fe3 प्लस से Fe, तो 1 बाई 1 चलते हैं। Fe से Fe2 प्लस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, ठीक है। अभी अभी जो हम लिख करके आ रहे हैं वही यहाँ पर भी लिखने वाले हैं, डेल्टा G1 नॉट, डेल्टा G2 नॉट, ठीक है। एंड अरे भैया थोड़ा सा, ये हो जाएगा डेल्टा G नॉट 3, डेल्टा G नॉट 3 which is going to be equal to डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2।
ठीक है, लिख सकते हैं हम ग्रेड। पर ध्यान देने बात ये है कि Fe से Fe2 प्लस, Fe से Fe2 प्लस, Fe से Fe3 प्लस। ओके, चलिए डेल्टा जी नॉट नेक्स्ट पेज पे चलें क्या? चलिए फिलहाल यहीं पे करते हैं। डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। डेल्टा जी नॉट 3 क्या होने वाला है? माइनस N3। डेल्टा जी नॉट 3 क्या होने वाला है? पेन चेंज करते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। डेल्टा जी नॉट 3 यानी कि Fe से Fe3 प्लस n की वैल्यू क्या होने वाली है? 3। n की वैल्यू 3 होने वाली है तो माइनस लगाएंगे, n बोले तो 3 लिखेंगे, माइनस NF भी लिख देंगे, माइनस NF E नॉट सेल। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए 3 प्लस से Fe3 प्लस से Fe तक जाने के लिए प्लस Z वोल्ट, Fe प्लस 3 से Fe तक जाने के लिए Z वोल्ट, बट यहाँ पर Fe से Fe3 प्लस जा रहे हैं यानी कि रिएक्शन रिवर्स हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस Z आपको लिखना पड़ रहा होगा E नॉट सेल के लिए। क्लियर है? यस। ये आवाजें तो नहीं आ रही हैं आपको? नहीं आनी चाहिए। डेल्टा जी नॉट 1 के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा जी नॉट 1 ये रहा यानी कि माइनस n, बोले तो माइनस एच डी रहेगा, n की जहां पर 2 होने वाला है, Fe से Fe2 प्लस n की जहां पर 2 होने वाला है, NF E नॉट सेल G1 यहाँ पर Fe से Fe2 प्लस दिया गया है क्या आपको? Fe से Fe2 प्लस नहीं, उल्टा यहाँ पर भी है, Fe2 प्लस से Fe प्लस y, Fe से Fe2 प्लस माइनस y प्लस डेल्टा जी नॉट 2 के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। पर क्या हम यहाँ से f को कैंसिल आउट कर सकते हैं? माइनस NF डेल्टा जी नॉट 2, यस कर सकते हैं। तो इसको यहीं से कैंसिल कर लें क्या? देखिए बहुत ही ध्यान से चीजों को देखते हुए चलना है। माइनस n बोले तो डेल्टा जी नॉट 2 ये रहा ना, यानी कि n की यहाँ पर 1 होने वाला है, 2 प्लस 3 माइनस NF। अब E नॉट सेल आपको नहीं पता है तो यहाँ पर E नॉट 2 लिख लेते हैं, है ना, E नॉट 2 लिख लेते हैं और यही आपको निकालना है। ठीक है, यही जो निकालना है, कुछ और नहीं, अभी और आगे निकालना है, इस रिएक्शन के बारे में निकालना है, बट ठीक है इतना लिखते हैं, इसको निकालते हैं सबसे पहले। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, प्लस 3FZ, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस 3FZ, इसको माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2FY, एंड ये माइनस में रहने वाला है माइनस FE नॉट 2। F कॉमन लेके आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। E नॉट 2 क्या आने वाला है? E नॉट 2 क्या आने वाला है? इसको यहीं पर, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2y माइनस 3z हो जाएगा, 2y माइनस 3z आपको ये नजर आ रहा होगा। और ये हमने क्यों निकाला? ऐसा ही अगर आपको लग रहा है तो आइए जनाब यहाँ पर देखिए, Fe2 प्लस Fe3 प्लस का तो हमने निकाल लिया है, कहाँ? यही तो है ना, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये देखिए इसी को तो हमने बोला था E नॉट 2, Fe2 प्लस Fe3 प्लस का काम हो चुका है। Ag प्लस से Ag के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है Ag प्लस से Ag, अरे हाँ या ना, यानी कि जब आप रिएक्शन को कर रहे होंगे तो क्या नेक्स्ट स्लाइड पर चल के रिएक्शन लिख ली जाए? Fe2 प्लस प्लस जो प्लस में होगा वो सभी कुछ एक्वस में होने वाला है एंड ये सॉलिड में होने वाला है। देखिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ऐड करना पड़ता है ना आपको, कॉन्स्टेंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। दैट मीन्स E नॉट सेल फॉर रिएक्शन विल बी, फॉर रिएक्शन क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना है। E नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, इसको ऐड कर देंगे E नॉट Ag प्लस से Ag, है ना, और इसकी वैल्यू ही अभी तक तुम सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रही थी? 2y माइनस 3z, और इसका क्या आने वाला है? Ag प्लस से Ag, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने वाला है, यानी कि x, 2y माइनस 3z प्लस x, 2y माइनस 3z प्लस x। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? x प्लस 2y माइनस 3z, है ना, अगर पॉजिटिव को एक साथ ले लें, x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही कॉन्सेप्ट पर से अगर प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में बैठकर भी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, ठीक है जनाब, डेटा दिया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीडेशन कर पा रहा होगा खुद का, दैट मीन्स वो उतना ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। बात को समझ पा रहे हैं तो लाइक मार दीजिए अभी इसी वक्त, है ना। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो उसका ऑक्सीडेशन भी उतनी ही जल्दी हो रहा होगा, उसका ऑक्सीडेशन भी उतनी ही जल्दी हो रहा होगा। दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। सही है, ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चंस क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव होने वाला है, वो उतना ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता है ना तो आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट हो जानी चाहिए जनाब। ओके, बहुत अच्छी बात है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है? Cr3 प्लस से Cr, ओके, -0.74। देखिए यही तो माइनस में है, अरे मोर निगेटिव ना। रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर भी है, 3 से 0, यहां पर क्या है 0 से -1। ओके, यहां पर 7 दूनी 14, 2 12 यानी कि +6 यहां पर होने वाला है, +6 से +3 यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही होने वाला है। एंड चलिए थोड़ा सा हम इसकी आपको रिएक्शन बता ही देते हैं यहीं पर, बाकी आंसर तो आ ही चुका है। ये Cr स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दैट मींस इसका खुद का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। दैट मीन्स Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स में टूट रहा होगा, एंड इसका E0 तो आपको दिया ही हुआ है -0.74, एंड Cl नेगेटिव यहाँ पर Cl2 कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको Cl नेगेटिव में, एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स आप कर रहे होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ट्वाइस Cl नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। MnO4 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, क्या होती ही है इसकी रिएक्शन? लिखते क्या, देखिए MnO4 नेगेटिव में जो आप H+ एंड 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए हमको ये याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे करेंगे। MnO4 यहाँ पर 7 में है, +7 से +2 में जाएगा, Mn2+ में जाएगा, उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये बैलेंसिंग कहाँ पर सीखने को मिलेगी? रिडॉक्स चैप्टर में, राइट। और यही Mn2+ हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि उसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, बाकी सभी का तो पॉजिटिव में है। ठीक है, इसे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन एग्जाम में बैठ कर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml aqueous solution of NaCl for 5 minutes changes the pH of the solution to 12, यानी कि सॉल्यूशन की pH कितनी हो चुकी है? 12। द करंट इन एम्पियर्स यूज्ड फॉर द गिवन इलेक्ट्रोड, तो आपसे करंट पूछ लिया गया है, करंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, जो आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं तो, है ना, तो NaCl प्लस H2O एक्वस फॉर्म में होने वाला है, गिव्स आउट NaOH, ये भी एक्वस फॉर्म में ही होने वाला है, एंड यहाँ पर Cl2, जो आप बैलेंस करेंगे तो हाफ यहाँ पर आ जाने वाला है, सही है। और बैलेंसिंग तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन तो अभी भी है ना यार, H2 और हाफ ऐसे कर देंगे तो अब जाकर के रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एंड ये सभी गैस में होने वाले हैं दोनों, एंड ये एक्वस में होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपको बताया गया है कि pH 12 हो जाती है। अगर pH 12 हो रही है, दैट मीन्स POH 2 हो रहा होगा, क्योंकि जनाब pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, पता है ना सारी बातें? यस। अगर pH 12 है, दैट मीन्स H+ की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है? 10 टू द पावर -12। क्यों होने वाली है? क्योंकि pH इज इक्वल टू -log ऑफ कंसंट्रेशन, -log कंसंट्रेशन H+, ये होता है फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो H+ की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -12 आने वाली है, एंड इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की बात कर रहे होंगे तो 10 टू द पावर -2 आने वाली है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? POH -log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, राइट। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूले आपने जमकर पढ़े होंगे। ठीक है, तो जनाब फैराडे लॉ का यूज करते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है? ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। बात को समझ पा रहे हैं? ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जितने ग्राम अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है वो इक्वल टू होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी जो पास करी गई है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो आपसे ग्राम डिपॉजिट करंट पूछा गया था, करंट एम्पियर्स यूज्ड फॉर द, ओके। तो जनाब यहां पर लिखते हैं, हम लिख ही देते हैं ये जो हमने बोला, ग्राम, ये कहां से लिख रहे हैं? फैराडे लॉ से लिख रहे हैं। ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं? इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम वैल्यूज को रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो H+ की कंसंट्रेशन नहीं है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जनाब 10 टू द पावर -2 आपको दिखाई दे रही है, इनटू आप कर रहे होंगे ये वॉल्यूम, दैट मीन्स 600 ml एक्वस सॉल्यूशन। ओके, 600 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ रहा होगा, इनटू F बोले तो फैराडेज, दैट मीन्स 96500, एंड यहाँ पर Q इक्वल टू IT वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो Q इक्वल टू IT, I बोले तो एम्पियर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा वही तो पूछी गई है हमसे, Q इक्वल टू I, T बोले तो टाइम, दैट मीन्स 5 मिनट्स, यानी कि इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 × 60 भी तो करना पड़ रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे 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 ऐसे, इसको हटाइए, यहाँ से ये जाने वाला है
एंड यहाँ से ये भी चला जाएगा, बोलिए हाँ है ना। 5 से इसको चला जाना पड़ेगा, 5 का नंबर 5, 5 9 45, 5 3 15, सही है। एंड ये ऐसे आ जाएगा, दैट मीन्स 1.93, अरे नीचे आ जाएगा ना ये, इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1.93 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बट आपसे इंटीजर में पूछा गया था तो आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 1.93 को आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 2 आ जाने वाला है। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द पी ब्लॉक आयंस आर गिवन बिलो। अच्छा, तो ये पी ब्लॉक के आयंस हैं जिनका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया गया है। प्रेडिक्ट द वन विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग का तो आप निकाल चुके हैं, अब जनाब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको यहाँ पर। Pb+4, Pb2+, Sn4+, ओके। आ जाइए यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, है ना, एंड वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट उसके बारे में आपको यहाँ पर बात नहीं करनी है, राइट। तो देखिए, रिड्यूसिंग में आपने पढ़ा था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होगा वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। आपने यही तो पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही किसी क्वेश्चन में हमने कराया हुआ है ये। बट यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ही जिसका ज्यादा होने वाला है वो उतना ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है, बोलिए हाँ यार। यानी कि उसकी उतनी ही जल्दी, उतनी ही बढ़िया तरीके से ऑक्सीडाइज करने की ताकत होगी। आपसे ही तो पूछा गया है, प्रेडिक्ट द वन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, यानी कि सामने वाले को कौन जल्दी ऑक्सीडाइज कर पा रहा होगा, यानी कि जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। आंखें बंद करके भी आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 का एसआरपी सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव में है, इसको हटा देंगे यहाँ से, नेगेटिव में है, एंड ये भी कमी है, ये भी कमी है ना, उन सारी चीजों को बिल्कुल। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा होगा, उसकी ऑक्सीडाइज करने की ताकत भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है, उतना ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। बोलिए हाँ है ना, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, अच्छा ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हुए एंड इसमें से ही आपसे पूछा गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो जनाब देखिए, कैथोड किसके लिए फेमस है, रिडक्शन, कैथोड पर हो रहा होता है रिडक्शन एंड एनोड पर हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर ही आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हाफ शेल रिएक्शन भी तो आपको लिखनी पड़ेंगी। हाफ शेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, कैथोड पर रिडक्शन यानी कि Ag+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा AgNO3, है ना, और एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा Ag, देन Ag+ में कन्वर्ट हो रहा होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ये हाफ शेल्स आपको नजर आ जाने वाली है। एंड सॉलिड सिल्वर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चमकता, ये रहा आपका सॉलिड सिल्वर। देखिए, जो भी प्लस में होता है ना वो सभी इक्वस में होते हैं, जो न्यूट्रल होता है वो सॉलिड होता है। दैट मींस जो आप देख पा रहे हैं ना, सॉलिड सिल्वर कहां पर डिपॉजिट हो रहा होगा, कैथोड पर ना, सॉलिड सिल्वर विल बी डिपॉजिट एट द कैथोड, ठीक है। एंड सॉलिड, ये क्या है, सिल्वर, सॉलिड सिल्वर एनोड से डिजॉल्व होने वाली है ना, सॉलिड सिल्वर एनोड पर डिजॉल्व हो जाएगी Ag+ एंड एक इलेक्ट्रॉन में। तो क्या आपको इस प्रोसेस में, आप खुद बताएं, क्या आपको इस प्रोसेस में कहीं पर भी O2 नजर आ रहा है क्या, कहीं पर भी अगर O2 नजर आ रहा हो तो आप हमें बताएं, कहीं पर भी O2 नजर नहीं आ रहा है। O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, नहीं, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे थे, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब आइए ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। यस, यहीं पर सब कुछ बदल जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की बात करी जा रही है यहाँ पर। कैथोड रिडक्शन यहीं पर हम लिखा रहने देते हैं ना, कैथोड रिडक्शन एंड एनोड पर ऑक्सीडेशन। दैट मींस देखिए, कैथोड पर तो वही रिएक्शन होने वाली है जो पहली बार में हो रही थी, Ag+ से Ag, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर बदल जाएगा सब कुछ, एनोड पर ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर अब आपने ले लिया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो जनाब क्या रिएक्शन होने वाली, बहुत ध्यान से देखेंगे, H2O कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, H+ में, H2O H+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, एंड और साथ में आपको इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे होंगे एंड ऑक्सीजन भी मिल रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन आ चुकी हैं, ऑब्वियस ही बात है कि O2 ही रिलीज हो रहा होगा, ओनली O तो रिलीज होगा नहीं, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4H+ हो रहा होगा एंड साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे होंगे। ये हो जाएगी रिएक्शन किसकी, ऑक्सीडेशन की, एनोड पर,
तो क्या अब आपको ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, अब तो सभी को दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यस, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विल O2 गैस विल बी इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनोड पर ही आपको O2 गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। खेला सिर्फ इसमें था, अगर आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लिया हुआ है तो डेफिनेटली O2 इवॉल्व हो रहा होगा, बट आपने सिर्फ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स ही लिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मूविंग फॉरवर्ड, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज किया गया है H2SO4 के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम आगे चलते हैं। सी के लिए क्या होने वाला है? फिर से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी भैया। कैथोड रिडक्शन, कैथोड में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। एनोड पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, है ना। तो H2SO4 था ना, H2SO4 था ना, यहाँ पर रिडक्शन होना चाहिए, H2SO4 में रिडक्शन होना चाहिए। एक बार पीछे चलेंगे। ओके ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहा होगा H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2। ये थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये हो जाएगी आपकी इसकी रिएक्शन रिडक्शन की। एंड अब एनोड पर क्या होने वाला है? H2SO4 था ना, दैट मीन्स H2O, ये O2 में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड H प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। O2 बोले तो 2, यही तो आप करके आ रहे थे, 2 दूनी 4 यानी कि 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी वही रिएक्शन होने वाली है, तो यहाँ पर भी आपको ये नजर आने वाला है कि नहीं? बोलिए, नजर आ रहा है ना ऑक्सीजन? यस, यहाँ पर भी एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन नजर आना चाहिए। बस साथ में आपको ये भी दिखाई देना चाहिए, हालांकि इस क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट आपको पता होना चाहिए। इफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो जनाब कैथोड पर H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड एनोड पर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कहां पर? एनोड पर। ये बातें पता होनी चाहिए, बट हालांकि यहां पर हम इस ऑप्शन को टिक करते हैं पहले। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यस O2 गैस इवॉल्व हो रही है। कहां हो रही है? एनोड पर। ना ऑप्शन नंबर डी, अ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यहां पर बोल दिया गया है हाई कंसंट्रेशन, यहां पर डाइल्यूट था, है ना, डाइल्यूट था। अब यहाँ पर क्या है? हाई। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो O2 यहाँ पर नहीं बनने वाली, राइट, नहीं बनेगी। कैथोड में तो यही रिएक्शन होने वाली है, ऑप्शन नंबर डी में भी आप लिख सकते हैं यही रिएक्शन होने वाली है, बट यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, राइट। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 ही आपके बिल्कुल सही होंगे। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया था तो डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते थे, है ना, बट इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर होनी चाहिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन वीडियो कराया हुआ था, यूट्यूब ने उस पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट कर दिया हुआ है, बट उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दी थी। उस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो लास्ट स्लाइड जो आप देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि हियरिंग एड्स में किस प्रकार के सेल का इस्तेमाल हो रहा होता है। एंड जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, वो ट्रांजिस्टर्स को ही हम लेक्लेंचे या फिर ड्राई सेल बोल रहे होते हैं, लेक्लेंचे या फिर ड्राई सेल बोल रहे होते हैं। एंड हमने उस पर्टिकुलर स्लाइड में लेक्लेंचे सेल के बारे में बताया हुआ है, हमने बताया हुआ कि वहां पर कैसी बैटरी कैसा सेल का यूज किया जा रहा होता है। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर स्लाइड को देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते थे, राइट। पर अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बताते हैं। बट जो बताया जा रहा है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, उसको इस्तेमाल करिए, आपको फायदा हो रहा होगा, है ना। ट्रांजिस्टर्स को हम लेक्लेंचे सेल या फिर ड्राई सेल बोल रहे होते हैं। एंड आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ट्रांजिस्टर्स में एनोड पर जिंक होता है, ट्रांजिस्टर सेल में मतलब लेक्लेंचे सेल में एनोड पर क्या होता है? जिंक, एंड कैथोड पर होता है कार्बन। देखिए कहां पर ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? कार्बन। एनोड पर जिंक, कैथोड पर कार्बन, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएंगे यहीं से। हियरिंग एड्स, यस, इसका हमने डायरेक्टली बताया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ था। हियरिंग एड्स आप यूज करते हैं? आप नहीं करते होंगे, आपके दादी बाबा यूज करते होंगे, जिनको सुनने में थोड़ी समस्या हो रही होती है ना। एंड उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में हम कौन सा सेल यूज कर रहे होते हैं? उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में हम मरकरी सेल का यूज करते हैं। इसका मरकरी सेल का यूज कर रहे होते हैं। तो आप बताएं, मरकरी यहाँ कहीं पर भी आपको देखने को मिल रहा है? यस, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था ना अगर, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते थे। एनोड पर जिंक एंड मरकरी का एमलगम होता है एंड कैथोड इज कंपोज्ड ऑफ मरकरी ऑक्साइड विद कार्बन। यहाँ पर आप ऐसे ये HgO बोले तो मरकरी ऑक्साइड विद कार्बन आपको कैथोड पर दिखाई दिया जा रहा होता है, राइट। बी का 1 होने वाला है। देखिए बहुत ज्यादा बोलने से यार थोड़ी सी समस्या होने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही हो जाने वाला है, राइट। ऑप्शन नंबर ए को भी आप हटा देंगे। इन्वर्टर्स में क्या होता है? आसानी से आप देख के बता सकते हैं। इन्वर्टर्स में एनोड पर पीबी होता है एंड कैथोड पर पीबी प्लस PbO2 हो रहा होता है, पीबी एंड PbO2 हो रहा होता है। एंड अपोलो स्पेसशिप, अपोलो स्पेसशिप, इसमें जनाब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है। ये तो यार सभी को पता है ना, आप सभी को पता है कि जो रॉकेट्स
जाते हैं ना स्पेस में, वहां पर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता होगी। डी का सेकंड, अगर डी का सेकंड भी आपको आ रहा था तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे। बोलिए हाँ है ना? यस, डी का सेकंड सही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12, द मोलर कंडक्टिविटी of a weak electrolyte was when plotted against the square root of its concentration, which of the following is expected to be observed। मैंने भी अपने रिवीजन वीडियो में कराया हुआ है, एंड जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे वहां भी आपको बेसिक क्लास में इसके बारे में बताया जा रहा होता है। ऐसे करेंगे, इस प्रकार से ग्राफ बनाया जा रहा है आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे बनता है? अगर यहां पर आप लिखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहां से, एंड यहां पर आप लिखने वाले हैं अंडर रूट कंसंट्रेशन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस प्रकार से इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ध्यान से देखिए और बताइए कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को मैंने गलत बोल दिया आई थिंक, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं उसी प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है ना। एंड मोलर कंडक्टिविटी अगर कम हो रही है दैट मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। सही है, इसके बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। A small decrease in molar conductivity is observed at infinite dilation। नहीं, ऐसा नहीं है। molar conductivity decreases sharply with increase in concentration। yes, जैसे से आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिर रही है। अरे हाँ है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक करने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली नहीं, इंक्रीज नहीं, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे होते तो कुछ डायग्राम ऐसा होता जो यहाँ पर नहीं है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, given below is the plot of molar conductivity versus concentration for KCl in aqueous solution। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज अंडर रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ आपको दिया गया है। इफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज 100 ओम, दैट मींस R इज इक्वल टू 100 हो जाने वाला है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन के लिए आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है कंडक्टिविटी सेल का, दैट इज 100 ओम, एंड आपसे उसी पर्टिकुलर सेल का रेजिस्टेंस पूछा गया है जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दैट मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, कुछ फॉर्मूले हम आपको बताने वाले हैं एंड उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे होंगे। R इक्वल टू रो L बाई ए, बचपन से पढ़ रखा है, क्लास 9 और 10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। इसको जब आप उल्टा कर देते हैं तो जनाब कंडक्टिविटी हो जाता है, दैट मींस 1 बाई के आप लिख सकते हैं, दैट मींस 1 बाई कप्पा, है ना। L बाई ए ये क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, सेल कॉन्स्टेंट है ये, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कप्पा हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक फॉर्मूला जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, क्या, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, या फिर आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ही तो बताया गया है तो हम कंसंट्रेशन ही लिखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात। 1000 तो कॉन्स्टेंट ही है, दैट मीन्स कप्पा, यहां से आप कप्पा की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। अरे हाँ या ना, कोई समस्या इन चीजों को समझने में? कोई समस्या नहीं है। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे हम इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, दैट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। बड़ी ही ध्यान से सुनना है जो हम बोलने वाले हैं। अगर आप R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो आपको 1 बाई ये सब कुछ बोलना पड़ता है। अगर आप R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो आपको सीधा सीधा यही बोलना होता है, 1 बाई बोलने की जरूरत नहीं होती है। ग्रेट, अच्छा जी, आगे चलते हैं अब। यस, यहां पर आइए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। R कंसंट्रेटेड को हम C से डिनोट करने वाले हैं, डाइल्यूट को हम D से डिनोट करने वाले हैं, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अब ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, यस, D की वजह से, D यहां पर, एंड ये क्या है, कंसंट्रेशन एट डाइल्यूट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेटेड एंड मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, कंसंट्रेशन एट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन एट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओहो, C लिखा जाएगा यहां पर इस प्रकार से, एंड RC यानी कि कंसंट्रेशन पर, ये हायर कंसंट्रेशन है तो यहां पर सेल की, सॉरी, R दैट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 100 ओम, एंड यहां पर आपको पता करना है। ठीक है, 100 ओम एंड RD यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता करनी है। मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अरे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यही तो है ना, देखो 0.1 यहां पर है, 0.15 यहां पर है। आप इस तरफ जा रहे हैं, दैट मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ये रही।
मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज 100। यहाँ पर 150, यहाँ पर 100। डाइल्यूट में 150 एंड कंसंट्रेशन में 100। अब कंसंट्रेशन जनाब थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लें, यहाँ पर क्या है अंडर रूट कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन, सही है। तो जब आप जो ये अंडर रूट देख पा रहे हैं ना, जो अंडर रूट C इज इक्वल टू 0.1 है, जब आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.01 आ जाने वाला है, एंड जब इसको निकालेंगे बाहर तो 0.0225 आ रहा होगा। बोलिए हाँ या ना, स्क्वायर कर रहे होते ना इसका हम। अगर समझने में दिक्कत है तो जनाब आइए यहाँ पर आइए, एंड आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट C अगर 0.1 है तो आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे ना, इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे, ये C हो जाएगा एंड ये 0.01 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। उसी प्रकार से अंडर रूट C स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या था अंडर रूट C का मतलब क्या हो जाएगा 0.15 था वहां पर, यानी कि इसका भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225 और 2 2 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा होगा तो 225, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने किया है। डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन क्या होने वाली है देख लेंगे, आप नहीं देखना चाहते तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। डाइल्यूट कंसंट्रेशन ये है 0.1 एंड कंसंट्रेटेड क्या है 0.025। यहीं पर गलती आपसे हो सकती थी, तो अब तो नहीं होगी आई होप, है ना। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ 2 था यहाँ 4 था, दैट मींस यहाँ पर 2 जीरो ऊपर आ जाने वाले हैं। अब 15 आप सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आने वाला है, 50 से 2 100, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और 4 से ये 25 से चला जाएगा, ठीक है, 3 से ये 3 से चला जाएगा, एंड 3 2 5 इंटू 25, दैट मींस आर डी इज इक्वल टू 150 ओम आपको निकल कर आ जा रहा होगा। यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 150, एंड आपसे यही पूछा गया था, तो आप 150 आंसर में लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही काम एंड कंपोज रहिएगा। ये सारे फॉर्मूले आप अगर लिख लेंगे, रिलेशंस के क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, मैं जानता हूं, बट इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्रैल अटेम्प्ट के PYQs कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।